नेक्स्ट इसमें हम करेंगे इलस्ट्रेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इलस्ट्रेशन का मतलब कि है हम इसमें इसके एग्जांपल्स निकालेंगे कि इसके क्या एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, इलस्ट्रेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला एग्जांपल इसमें आपको क्या दिया गया है, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आर गिवन बिलो। तो इलस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। पहला एग्जांपल फिर इसमें दिया गया है, बुक केप्ट ऑन ए टेबल। तो टेबल के ऊपर अगर कोई बुक रखी हुई है, ठीक है, तो जो टेबल वाला मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेबल के ऊपर ये जो बुक रखी हुई है ये आपकी बुक है और ये आपकी टेबल है। तो बुक जो है, बुक का जो वेट है mg वो आपका नीचे की तरफ लगता है, यानी कि बुक जो है टेबल पे कितना फोर्स लगा रही है mg। ठीक है, क्योंकि ये बुक आपकी रेस्ट में है, अगर यहाँ पे कोई और फोर्स नहीं होता तो ये बुक आपके नीचे अर्थ की तरफ चली जाती, लेकिन ये रेस्ट पोजीशन पे है। तो इसका मतलब एक फोर्स और है जो कि इस डाउनवर्ड फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो इस वेट की क्या होती है, एक नॉर्मल रिएक्शन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल आर कहते हैं। कैपिटल आर इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये कौन सा हो गया आपका, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो बुक है वो टेबल पे कितना फोर्स लगा रही है mg। ठीक है, और बदले में जो टेबल है वो भी बुक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, जो किसके बराबर है, r इज इक्वल टू mg के बराबर है। दोनों फोर्स आपके इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, तो नीचे लग रहा है आपका वेट जो लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो नॉर्मल रिएक्शन है r वो ऊपर लग रही है आपकी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यही इसमें बताया गया है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें यहाँ पे तो ये वेट ऑफ द बुक नीचे की तरफ होगा और ये नॉर्मल रिएक्शन जो होगी ये आपकी ऊपर की तरफ होगी। किसी को भी हम एक्शन मान सकते हैं और किसी को भी हम रिएक्शन मान सकते हैं। तो ये इसमें बताया गया आपका, द बुक लाइंग ऑन द टेबल एक्सर्ट्स, जो बुक जो है टेबल पे एक फोर्स लगाती है विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, जो कि बुक के वेट के बराबर होता है। इसको हम एक्शन कह सकते हैं। और बदले में जो टेबल है वो भी क्या करती है, बुक पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है और इस फोर्स को हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। क्योंकि बुक जो है वो रेस्ट में है, वो कहीं किसी भी डायरेक्शन में जा रही, इसका मतलब जो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स है वो आपके ऐड अप होके क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स बुक पे लगने वाले जो होंगे वो ज़ीरो होंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो नॉर्मल रिएक्शन है मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट ऑफ द बॉक्स, यानी कि जो आर होगा वो किसके बराबर होगा, आर इज इक्वल टू mg। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें गिवन है आपको, वॉकिंग। वाइल वॉकिंग, जब भी हम चलते हैं, ठीक है, वाइल वॉकिंग हम जो है जब भी ग्राउंड पे चलते हैं तो हम हमारे पैर जो है ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो जब हम मान लो रोड पे चल रहे हैं तो जो हमारे पैर हैं वो ग्राउंड को पीछे की तरफ, हम रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे पैर हैं वो ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं और जो बल्कि ग्राउंड है वो हमारे पैरों को आगे की तरफ धकेलता है। ठीक है, तो हमारा फोर्स जो है ग्राउंड को, रोड को हम अपने पैर से रोड को पीछे की तरफ धकेलते हैं और बदले में जो रोड है उतना ही फोर्स हमारे पैर पे लगाती है। तो ये इसमें बताया गया आपको, वॉकिंग जब भी हम करते हैं तो पर्सन जो है ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। तो जब भी हम रोड पे चलते हैं तो हम अपने पैर से रोड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, जो कि आपका एक एक्शन है। बदले में जो ग्राउंड है उतना ही फोर्स लगाती है पर्सन पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपका रिएक्शन होती है। इसी की वजह से जो हम रोड पे चल पाते हैं, यानी कि हम जो रोड पे है वो पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं और उतना ही फोर्स रोड हमारे पैर पे आगे की तरफ लगाती है, जिसकी वजह से हम चल सकते हैं। ये वॉकिंग आपकी होती है। तो ये भी आपकी न्यूटन्स थर्ड लॉ पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ये आपकी बेस्ड होती है। फिर आपका यहाँ पे स्विमिंग का दिया गया है। तो जो भी आपका स्विमर होता है तो जब भी वो स्विमिंग करता है वो पानी को पीछे की तरफ फेंकता है, वाटर को जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, और बदले में जो वाटर है वो भी स्विमर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, और दोनों जो होते हैं वो आपके इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से स्विमर आपका स्विम कर सकता है। तो वो पानी को पीछे की तरफ फेंकता है, बदले में पानी जो है उतना ही फोर्स स्विमर की बॉडी पे आगे की तरफ लगाता है, और जिसकी वजह से वो स्विम कर सकता है। नेक्स्ट इसमें फिर दिया गया आपको फायरिंग फ्रॉम ए गन। तो अगर हम गन से कोई भी फायरिंग करते हैं, व्हेन ए गन इज़ फायर्ड
बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द गन रिकॉइल्स बैकवर्ड। तो जैसे ही हम गन फायर करते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपकी गन है, इसमें से आप बुलेट को फायर कर रहे हो, तो बुलेट जो है वो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और बदले में जो ये गन है ये आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो ये जो गन है ये आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है और ये जो बुलेट है ये आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फायरिंग फ्रॉम ए गन। तो जैसे ही बुलेट जो है, जैसे ही वो गन से निकलती है, वो गन पे फोर्स लगाती है जिसकी वजह से वो आपकी पीछे की तरफ जाती है। तो ये हो गया आपका फायरिंग फ्रॉम ए गन। इसके बाद नंबर 5 है आपका फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन्स एंड रॉकेट्स। ठीक है, तो जो आपके जेट प्लेन्स होते हैं और जो आपके रॉकेट्स होते हैं वो कैसे फ्लाई करते हैं। इसमें फिर क्या दिया गया आपका कि जो आपके बर्न्ड फ्यूल होते हैं, यानी कि जो भी आपके फ्यूल होता है, तो जब भी वो आपका जलता है तो उसमें से अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉट एंड वेरी हाई प्रेस्ड गैसेज एस्केप थ्रू ए नोजल in a backward direction. The escaping gas is in a jet plane or the rocket in the forward direction with the same force and hence the jet moves. ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे कोई ये रॉकेट होता है, ठीक है, तो जैसे ये कोई आपका रॉकेट है, तो जैसे ही इसमें जो आपने फ्यूल भरा होता है, वो फ्यूल जो है जैसे ही वो जलना स्टार्ट होता है, जैसे ही वो बर्न होता है, ठीक है, तो उसमें से बहुत ही हॉट गैसेस निकलती हैं। फ्यूल के बर्न होने से उसमें से बहुत ही ज़्यादा हॉट गैसेस निकलती हैं और ये बहुत ही कंप्रेस्ड होती हैं। कंप्रेस्ड का मतलब कि इनका जो प्रेशर होता है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, तो इसमें फ्यूल के जलने से या ईंधन के जलने से जो गैसेस निकलती हैं वो काफ़ी गर्म होती हैं और उनका प्रेशर जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड गैसेस। और ये किस में से निकलती हैं, यहाँ पे बहुत ही छोटा सा छेद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नोज़ल। उस नोज़ल में से, छोटे से होल में से वो आपकी निकलती हैं और बहुत ही हाई स्पीड से निकलती हैं। तो यानी कि यहाँ से जो निकलने वाली गैसेस होती हैं वो बहुत ही हाई स्पीड से, हाई प्रेशर से नीचे की तरफ निकलती हैं। ठीक है, तो सिमिलरली उतना ही प्रेशर ये गैसेस फिर इस पे रॉकेट पे के या जेट प्लेन पे कितना लगाती हैं, रॉकेट पे ऊपर की तरफ लगाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है ये ऊपर की तरफ आपका फ्लाई करता है। तो ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड हुआ। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो आपका जेट प्लेन है, इसमें जो आपकी गैसेस होती हैं काफ़ी हाई प्रेशर से नीचे की तरफ निकलती हैं। ठीक है, तो उतना ही फोर्स फिर वो जेट प्लेन पे ऊपर की तरफ लगाती हैं। तो दोनों फोर्सेस जो होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। तो ये इसमें दिया गया था क्योंकि ये जो गैसेस होती हैं ये बहुत ही हाई प्रेशर से निकलती हैं। ये गैसेस जो हैं ये आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं ऐसे, और जो आपका रॉकेट है वो, यानी कि ये जो हो गया ये आपका एक्शन हो गया और बदले में जो फोर्स लग रहा है आपका जेट प्लेन के ऊपर वो आपका रिएक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे फिर इसमें दिया गया है नंबर 6 में, एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको गिवन है रीबाउंडिंग ऑफ रबड़ बॉल। कि रबड़ बॉल को जैसे ही आप रीबाउंड करते हो, किसी भी दीवार के साथ टकराते हो, ठीक है, तो जैसे ही आपने दीवार को किसी भी दीवार के पे आप बॉल को मार रहे हो, ठीक है, तो आपकी बॉल जो है दीवार पे क्या करती है, फोर्स लगाती है। आपकी बॉल दीवार पे फोर्स लगाती है जिसको हम क्या कहेंगे, एक्शन कहेंगे। तो फिर वो बॉल हमारे पास वापस आ जाती है क्योंकि दीवार जो है उतना ही फोर्स किस पे लगा रही है, बॉल पे लगा रही है। ठीक है, तो हमने जो बॉल फेंकी, ठीक है, तो हमने जो दीवार पे फोर्स लगाया वो एक्शन हुआ और बदले ने दीवार पे बॉल पे जो फोर्स लगाया वो क्या हुआ, आपका रिएक्शन हुआ। तो ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल नंबर 7 गिवन है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन सैंड और आइस। तो आइस पे चलना और सैंड पे चलना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो जब हम रोड पे चलते हैं तो रोड जो होती है हमारी हार्ड होती है और उसका जो सपोर्ट होता है वो काफ़ी हार्ड होता है और वो फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन जो आपकी सैंड होती है वो आपकी फ़िक्स नहीं होती। तो जैसे ही हम उस पर पैर रखते हैं वो वाला सरफेस आपका डिस्प्लेस हो जाता है और उसकी वजह से हमें जो हमारे पैरों को जो रिएक्शन मिलता है वो रिएक्शन जो होता है काफ़ी कम होता है। तो ग्राउंड का जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी कम, सैंड का जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, और इसकी वजह से फिर हमें चलने के लिए सफिशेंट फोर्स नहीं मिल पाता, इसीलिए जो सैंड पे है हम आसानी से नहीं चल सकते। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जब हम इसको पुश करते हैं तो जो सैंड है वो आपकी डिस्प्लेस हो जाती है
और रिएक्शन फोर्स जो है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। जो रिएक्शन फोर्स हमें चाहिए सैंड पे चलने के लिए वो काफ़ी छोटा होता है और वो इतना सफिशेंट नहीं होता कि हम सैंड पे प्रॉपर चल सकें। इसके बदले में फिर आइस का जो दिया हुआ है, तो आइस का दिया हुआ है कि आइस के केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमें चाहिए। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका बहुत ही कम होगा तो आइस पे चलना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे रोड के बीच में और हमारे पैरों के बीच में जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ही क्या करता है, हमें सपोर्ट करता है। तो फ्रिक्शन जितना कम होगा उतना ही फिर हमें उस पर चलना मुश्किल हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल होने की वजह से आइस पे चलना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो ये हमने किया अभी इलस्ट्रेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ के हमने एग्जांपल किया इसमें। नेक्स्ट इसमें है फिर आपका हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये आपकी हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम है। तो दिस इज़ द हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। द वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ हॉर्स एंड कार्ट एट रेस्ट। तो यहाँ पे एक सिस्टम है, उस सिस्टम में आपका एक हॉर्स है और एक आपका कार्ट है और दोनों ही जो हैं वो आपके रेस्ट पोजीशन में हैं। Here the weight W1 of the cart C is balanced by the reaction R1 of the ground on the cart। तो ये यहाँ पे अगर हम इसको देखें ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे फिर दिया गया है वेट W1 ऑफ द कार्ट C इज़, इतने सारे फोर्सेस जो हैं यहाँ पे लग रहे हैं। तो ये जो है ये आपका कार्ट है, ठीक है, ये आपका कार्ट है यहाँ पे, और ये जो है जहाँ पे पॉइंट एच है, ये पॉइंट एच यहाँ पे क्या बताया गया है, ये आपका हॉर्स है। तो यहाँ पे हॉर्स है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या बताया गया है, तो इस फिगर को आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे फोर्सेस गिवन है। तो ये फोर्सेस जो हैं कौन सा, किस फोर्स की वजह से जो है कार्ट आपका मूव करेगा और कौन कौन से फोर्सेस जो हैं वो आपके बैलेंस हो जाएंगे, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। तो ये जो है ये कार्ट है आपका, ये आपका कार्ट है, ठीक है, और ये जो पॉइंट एच है, पॉइंट एच को हमने, ये पॉइंट एच हॉर्स को जो है हमने पॉइंट एच के द्वारा दिखाया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, द वेट W1 ऑफ द कार्ट C इज़ बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन R1 ऑफ द ग्राउंड ऑफ द कार्ट। ठीक है, तो ये जो कार्ट का यहाँ पे हम देखें तो ये जो कार्ट है इसका जो वेट होगा, ठीक है, इसके वेट को हमने क्या लिख लिया, W1, कि जो कार्ट का वेट होगा वो हमें पता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो कार्ट जो है वो ग्राउंड पे नीचे की तरफ W1 फोर्स लगाएगी, तो बदले में ग्राउंड भी क्या करेगा, कार्ट के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और वो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगी, हमने माना R1। तो हमने देखा कि जो कार्ट का वेट है W1 वो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, और ग्राउंड जो है नॉर्मल रिएक्शन कार्ट पे ऊपर की तरफ R1 ऊपर की तरफ लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों जो हैं ये फोर्सेस आपके बैलेंस हो रहे हैं। तो इस लाइन में यही बताया गया है। तो यहाँ पे यही बताया गया आपका द वेट W1, जो W1 वाला वेट है वो आपका किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, रिएक्शन R1 ऑफ द ग्राउंड ऑन द कार्ट। यानी कि ये W1 जो है ये हमारा नीचे की तरफ लग रहा है W1, और ये जो R1 है ये हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है। तो R1 जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है ग्राउंड की कार्ट के ऊपर, और W1 जो है वो वेट है ग्राउंड के ऊपर कार्ट का। तो दोनों जो हैं वो आपके बैलेंस हो रहे हैं। नेक्स्ट है द वेट W2 ऑफ द हॉर्स, द वेट W2 ऑफ द हॉर्स इज़ बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन R2 ऑफ द ग्राउंड ऑन द हॉर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमने कार्ट का देखा। तो यहाँ पे फिर जो है ये आपका ग्राउंड, ये हॉर्स का है, ठीक है, तो ये आपका हॉर्स का है, ये पॉइंट एच है, ये आपका हॉर्स है। तो यहाँ से जो हॉर्स का जो वेट है वो भी आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो जो हॉर्स के वेट को हमने W2 लिखा, तो उसका जो वेट है W2 वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो बदले में जो ग्राउंड है वो भी हॉर्स पे ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लगाएगा जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे, और वो नॉर्मल रिएक्शन आपकी किसके बराबर होगी, दैट विल बी R2। ठीक है, तो दैट विल भी क्या होगी, R2 होगी। तो ये भी आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो W2 क्या है, हॉर्स का वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और R2 क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड ऑन द हॉर्स। तो हॉर्स पे ग्राउंड कितनी रिएक्शन लगा रहा है वो आपकी R2 है। तो दोनों क्या हैं, आपके बैलेंस हैं।
ठीक है। तो ये वाले जो दोनों फोर्स हैं ये भी आपके बैलेंस हैं, यानी कि जो कार्ट का वेट और रिएक्शन ये बैलेंस है, और जो हॉर्स का वेट और हॉर्स का ये रिएक्शन ये क्या है आपके बैलेंस हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है द हॉर्स पुल्स द कार्ट विद ए फोर्स द हॉर्स पुल्स द कार्ट, हॉर्स जो है पुल्स द कार्ट विद ए फोर्स टी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द कार्ट इन टर्न पुल्स द हॉर्स विद द सेम फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हॉर्स क्या करता है, इस कार्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हॉर्स जो है मान लो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा कार्ट को, तो हॉर्स जो है वो कौन फोर्स लगा रहा है इस पर, मान लो इसको आगे की तरफ खींचने के लिए हॉर्स कितना फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे टी फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हॉर्स जो है कार्ट के ऊपर उसको आगे की तरफ खींचने के लिए टी फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी कि हॉर्स जो है कार्ट पे टी फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बदले में कार्ट क्या करेगी, कार्ट भी हॉर्स पे फोर्स लगाएगी, टी फोर्स लगाएगी पर बैकवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो हॉर्स जो है अगर कार्ट को आगे की तरफ चलाने की कोशिश करेगा तो वो टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, हॉर्स जो है अगर कार्ट को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तो हॉर्स को इसको चलाने के लिए वो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो हॉर्स जो है कार्ट पे फोर्स लगाएगा, टी फोर्स अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा तो कार्ट भी फोर्स पे टी फोर्स लगाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मान लो हॉर्स जो है कार्ट को खींचने के लिए कौन सा फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, तो मान लो ये कार्ट है आपकी। ठीक है, तो हॉर्स जो है कार्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है, मान लो टी फोर्स लगा रहा है, हॉर्स कार्ट के ऊपर टी फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो बदले में जो कार्ट है वो भी ये, अगर यहाँ पे मान लो मैं एच लिख लूँ, ये आपकी कार्ट है। ठीक है, तो हॉर्स जो है कार्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए कितना फोर्स लगा रहा है, टी फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स कौन सा है कि जो हॉर्स कार्ट के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, तो बदले में जो कार्ट है वो भी हॉर्स के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, टी फोर्स लगाएगी। ये फोर्स तो लगा था आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो कार्ट लगाएगी वो कितना होगा आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपके बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि ये भी आपके इक्वल एंड अपोजिट हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हॉर्स है वो कार्ट को पुल करता है विद ए फोर्स टी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बदले में जो कार्ट है वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको पुल करती है। ठीक है, इसके बाद दीज टू फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस भी जो हैं वो आपके बैलेंस हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया गया है वाइल पुलिंग द कार्ट द हॉर्स पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड विद इट्स फीट बाय ए फोर्स एफ। वाइल पुलिंग ए कार्ट, तो जैसे ही वो हॉर्स जो है कार्ट को पुल करेगा तो हॉर्स पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड, तो हॉर्स जो है अपने पैर से ग्राउंड को पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, अपने पैर से पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा विद ए फोर्स एफ इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और एज ए रिजल्ट ए रिएक्शन द ग्राउंड एक्सर्ट फोर्स ऑन द हॉर्स इक्वल एंड अपोजिट टू द एफ। तो यहाँ पे अगर हम फिगर में देखें कि जो हॉर्स है, ठीक है, तो वो चलने के लिए जो फोर्स है, जैसे कि यहाँ पे हॉर्स है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ग्राउंड है, अगर तो हॉर्स जो है आगे की तरफ चलने के लिए रोड को जो है वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये वाला फोर्स कौन सा है, जो हॉर्स के पैर जो है वो ग्राउंड पे लगा रहे हैं, हॉर्स के पैर ग्राउंड पे जितना फोर्स लगा रहे हैं उसको खींचने के लिए, तो वो कितना एंगल बना रही है, ये थीटा एंगल बना रही है। तो हॉर्स के पैर रोड को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये वाला फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स था, ये आपकी अगर ग्राउंड है तो ये हॉर्स, यहाँ पे हॉर्स है तो यहाँ पे हॉर्स के पैर हैं, तो वो उसके पैर जो है ग्राउंड को पीछे की तरफ मूव करेंगे। ग्राउंड पे चलने के लिए वो जो है रोड पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे, कितना फोर्स लगाएंगे, मान लो वो एफ फोर्स लगाएंगे, और मान लो वो जो फोर्स है वो रोड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है।
तो यानी कि हॉर्स के जो पैर हैं वो फोर्स F लगा रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो बदले में जो रोड है वो भी हॉर्स पे क्या लगाएगी, रिएक्शन लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन। तो कोई भी जो फोर्स लगता है उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, R, ठीक है। तो यहाँ पे होगा R। तो ये इस फिगर में दिखाया गया आपको सेम। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो हॉर्स है इसके जो पैर है ये ग्राउंड को ऐसे पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, फोर्स F। और फोर्स F जो है यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, और यानी कि हॉर्स जो है रोड पे कितना फोर्स लगा रहा है, F इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और रोड कितना फोर्स लगाएगी हॉर्स के ऊपर, तो इसी के ही अपोजिट एक फोर्स लगेगा आपका R, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे, यानी कि फोर्स जो आपकी ग्राउंड हॉर्स पे लगाएगी, ठीक है। तो हॉर्स ने ग्राउंड पे कितना फोर्स लगाया है, हॉर्स के जो पैर हैं उन्होंने ग्राउंड पे कितना फोर्स लगाया है, F, जो कि आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में है। और बदले में जो ग्राउंड है वो हॉर्स पे फोर्स लगाएगी कितना, उसका रिएक्शन R, जो कि आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी अपोजिट होगी, ठीक है। तो यहाँ से अब हम देखें कि यहाँ पे जो R है ये जो आपका F था, और इसके जो अपोजिट है ये आपका R है, ठीक है। तो इस R को हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। तो अगर हम इसको, हमें पता है कि अगर हम इस वाले कंपोनेंट को हम क्या लिखेंगे, R cos थीटा, और इस वाले कंपोनेंट को हम क्या लिखेंगे, R sin थीटा। तो इस वाले कंपोनेंट को हम लिखेंगे R cos थीटा, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इस वाले वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, R sin थीटा, जो कि आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। और ये एंगल हमें पता है, ये एंगल कितना है, ये एंगल भी आपका थीटा एंगल होगा। तो इसको हमने दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि कौन से फोर्स की वजह से आपका जो हॉर्स है वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो यही इसमें नीचे लिखा हुआ है कि जो आपका R sin थीटा है, जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन R है, उसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ लिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हो गया आपका R cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया आपका R sin थीटा, ठीक है। फिर इसमें दिया गया है कि जो द कंपोनेंट R cos थीटा टेंड्स टू मूव द कार्ट फॉरवर्ड, ठीक है। तो जो R cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो कार्ट को आगे की तरफ मूव कराएगा। एंड दिस मोशन इज़ अपोज्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये इस मोशन को भी कौन अपोज करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको अपोज करने का काम करेगा। कार्ट के बीच में और ग्राउंड के बीच में जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसको अपोज करने का काम करेगा। तो कार्ट आपकी कब मूव करेगी, द कार्ट विल मूव ओनली व्हेन R cos थीटा इज़ ग्रेटर देन F, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका दिया गया है, इसको हमें ध्यान से देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास R था, इसको हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। तो ये वाला हो गया आपके R cos थीटा, और ये हो गया आपके पास R sin थीटा, ठीक है। तो कौन से वाले कंपोनेंट की वजह से वो आपका मूव करेगा, क्योंकि कार्ट जो है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है आपका, R cos थीटा। कौन सी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है आपका, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि कार्ट है वो आपकी रोड पे सीधी जा रही है, ठीक है। तो R cos थीटा की वजह से वो आपकी चलेगी, और R cos थीटा की वजह से चलेगी। और जब R cos थीटा आपका ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, यानी कि कार्ट के बीच में और ग्राउंड के बीच में ये जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, जब ये इस फोर्स की वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा होगी तो कार्ट आपकी मूव करेगी। तो इसमें ये थी आपकी हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमने देखा सबसे पहले कि जो कार्ट का जो वेट होगा वो आपका W1 नीचे की तरफ होगा, और बदले में जो ग्राउंड कार्ट पे फोर्स लगाएगी रिएक्शन R1, हम उसको कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन R1। तो ये दोनों आपके बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि हॉर्स पे भी जो है, हॉर्स का जो वेट है वो आपका W2 नीचे की तरफ लगेगा, और उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है R2 वो आपका ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये दोनों भी आपके बैलेंस हो जाएंगे। तो हॉर्स का जो वेट है और जो नॉर्मल रिएक्शन है हॉर्स की, वो दोनों आपकी बैलेंस हो जाएंगी। फिर हमने देखा कि हॉर्स जो है वो कार्ट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको चलाने के लिए कितना फोर्स लगाएगा, T फोर्स लगाएगा। तो बदले में जो कार्ट है वो भी हॉर्स पे कितना फोर्स लगाएगी, T फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो हॉर्स की जो
पैर हैं वो ग्राउंड के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में एफ फोर्स लगाते हैं, तो बदले में ये जो है ये भी रिएक्शन आर ऊपर की तरफ लगती है। फिर हमने देखा कि इसको दो कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड कर लिया। आर कोस थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो आपका काट को आगे की तरफ मूव कराएगा, ठीक है, और आर कोस थीटा वाला कंपोनेंट भी तभी मूव कराएगा जब आर कोस थीटा की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा होगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस किस के बीच में, ये जो काट है और ये जो ग्राउंड है इनके बीच का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है हमेशा मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला सभी को समझ में आ गया होगा।